नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आने वाले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हृदय की गहराइयों से ईश्वर से प्रे करता हूं कि आपका जीवन हमेशा आनंदमय रहे। आप अपने जीवन की खुशियों के लिए जीने का माध्यम बने और हमेशा ईश्वर आपको मुस्कुराने का अवसर दे। किसी भी तरह के संकट, दुख, आर्थिक अभाव से ईश्वर आपको दूर रखे। क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा नफरत के खिलाफ, नफरत को मिटाने, मोहब्बत के रास्ते चलने की ताकत देता है हमारा क्रिसमस। सबसे हम लोग प्यार करें, हम एक दूसरे से नफरत ना करें, दूसरों का सम्मान, दूसरे वर्ग, समूह, धर्म, जाति, विचार का सम्मान खुद से ज्यादा करें और अपनी खुशियां दूसरों की खुशियों में ढूंढें। खुद से ज्यादा न्याय और उसके लिए जीने का, खुशियों के लिए जीने का प्रयास करें। 2-3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है इस देश के युवाओं का भविष्य, और मैं शुरू करना चाहूंगा आशुतोष मिश्रा जी से। आशुतोष जी थोड़ा सा अहंकार, जाति, धर्म और मजहब से निकलिए। मैं जब कोरोना में लाश उठा रहा था तो हम मरने की तैयारी में गए थे, राजनीति नहीं करने गए थे। पटना के बार में जब हर घर को खाना दे रहे थे तो वहां ना तो कोई राजनीति थी, ना तो कोई जाति था, और ना ही मुझे देश का पीएम बनना था। यही परिस्थिति देश के विभिन्न हिस्सों में कोरोना, भूज, भूकंप, उत्तराखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, दंगा, मणिपुर, असम, विभिन्न मुद्दों पर जब कभी मेन डिजास्टर आया मानव के द्वारा, देखिए डिजास्टर मनुष्य से बड़ा डिजास्टर, और मनुष्य में भी जो संस्था चलाती है, राजनीतिक, न्यायपालिका, विधायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता जगत, हम सब लोग लगभग डिजास्टर हो चुके हैं। संविधान के लिए भी, डेमोक्रेसी के लिए भी और इंसानियत के लिए भी। हमने कभी भी ये उम्मीद भी नहीं की हमें राजेंद्र नगर में 4 या 6 हजार वोट आए। वोट या राजनीति के नाम से पप्पू यादव नहीं जाने जाते, ना ही जाति के नाम से। कई बार मैं अपने युवाओं से कहता हूं कि आप जाति के आधार पर पप्पू यादव को गाली ना दें, हमारी गलतियों को ढूंढें और हमको सलाह दें। मैं सलाह लेने को तैयार हूं। मैं भूल स्वीकार करूंगा और आपसे गलती मान लूंगा। मुझे गलती मानने में कोई देर नहीं होगी। जो भूल को स्वीकार करते हैं और जिनको माफ करने की ताकत, वह ही व्यक्ति वसुधैव कुटुंब, सर्वधर्म समभाव और सार्वभौमिकता की बात कर सकता है। फिर मैं आग्रह करूंगा, चाहे वो कोई डिजिटल मीडिया के हेड हो, आप बहुत बड़े लोग हैं, आप करिए। यदि आपकी किस्मत में पीएम बनना, सीएम बनना होगा
और ईश्वर आपके साथ होंगे, आपका भाग, आपका भगवान साथ होगा, तो पप्पू यादव आपको नहीं रोक सकता। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव को गाली दे करके ही आप कुछ बनिए या पप्पू यादव की आलोचना करना जरूरी है। मैं यदि मेरा मन, मेरा दिल किसी जाति के खिलाफ, किसी धर्म, वर्ग, समूह, क्षेत्र के खिलाफ हो, तो आप कहिए कि पप्पू जी ये आपके मुंह से शोभा नहीं देता, मैं माफी मांग लूंगा पैर पकड़ के। मैं आनंद मार्गी हूँ, मैं आनंद मूर्ति जी को फॉलो करता हूँ, मेरी इकोनॉमी भी प्रॉड से है, मैं गरीब सब को खत्म होते देखना चाहता हूँ, गरीबी को भी और जिसको गरीब कहा जाता है उसको भी। मैं हर आदमी की आर्थिक आजादी की बात करता हूँ, हर आदमी के जस्टिस, मिनिमम रिक्वायरमेंट, फंडामेंटल राइट की बात करता हूँ। मेरी कोई राजनीतिक भूमिका नहीं है, ना इच्छा शक्ति है। मैं हमेशा कहता हूं कि परिस्थितियां हीरो बनाती है। आप मेरे हर कैरेक्टर को उठा के देख लीजिए। यदि किसी भी ऊंची जात के यूथ को या पिछड़ी जात या दलित के यूथ को यह लगे कि पप्पू यादव चोर है, पप्पू यादव राजनीति करता है, पप्पू यादव किसी जाति का दुश्मन है, तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा और गलती भी मान लूंगा। लेकिन जाति के आधार पर मेरी टाइटल यादव हो सकती है या मैं इंसान हूं। मैंने पहले भी कहा, पप्पू यादव को इंसान के रूप में देखिए। दूसरी बात, मेरा आग्रह है कि जब मैं कोई बात, दिल की बात करता हूं तो बहुत सोच समझ के करता हूं। जब देखता हूं कि सारे पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिशियन, हमारे आने वाले पीढ़ी जिससे देश को उम्मीद, सपना और विश्वास है, उनसे ये लोग उनके मुद्दों से भागते हैं। मुद्दा किसान का हो, मुद्दा मजदूर का हो, मुद्दा पलायन का हो, मुद्दा डोमिसाइल का हो, मुद्दा निवेदिता का हो, शिक्षक का हो, मुद्दा नियोजित का हो, संविदा का हो, या मुद्दा आंगनबाड़ी, ममता, आशा का हो, जीविका का हो, या मुद्दा जन वितरण प्रणाली का हो, या मुद्दा देश में महिलाओं का हो, वृद्ध आश्रम का हो, आप सदन में क्यों नहीं सुनते? हैशटैग रीनीट सबसे पहला दिन मेरी ही झगड़ा इस स्पीकर साहब के कुर्सी से हुई थी। कोई और लोग 3 दिन ओथ में हैशटैग की बात नहीं किया, रीनीट की बात नहीं किया। तब भी मैं यूपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ हमने अपनी बात रखी थी। आप शुरू से उठा के देखो, जब हिंदी सीसेट, आईएएस, आईपीएस, एसएससी, बीपीएससी का जब आंदोलन दिल्ली में चल रहा था, रात के 1 बजे गोली खाने के लिए मुखर्जी नगर मेरे अलावे कोई नहीं गए। अडवाणी जी के हाथ से बिल फाड़ना और हिंदी सीसेट को स्थापित करना, मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ, हमारे एक मित्र सपा के और हमारे आदरणीय नेता धर्मेंद्र जी ने भी बहुत बड़ी लड़ाई का साथ दिया। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा, मेरे किसी भी तरह के मेरी जीवन की भूमिका में यदि मिडिल क्लास, कॉमन लोग, आम लोग, इंसान, गरीब यदि ना हो, मुद्दे मेरे आप उठा के देख लें। मैं एक बार नहीं, कई बार यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की चर्चा सदन और सदन के भीतर कर चुका हूं। मैं बिहार के बीपीएससी के चेयरमैन रिटायर करने वाले लोग या ऐसे लोग क्यों बनते हैं? मैं सबसे पहले कहूंगा कि रिटायर करने वाले किसी भी जज, किसी भी आईएएस, आईपीएस को कोई पद नहीं देना चाहिए। आंख बंद करके किसी भी लोगों को पद देने से वह प्रभावित करता है सरकार के नीतियों, सरकार के ऑर्डर को। मैं बार बार कहता हूं कि कुछ चीजें जो कंप्लीट रूप से आरबी गवर्नर है, चुनाव आयोग है, कोर्ट है, न्यायाधीश है,
इनको स्वतंत्र तरह से यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, हमारे जो बच्चे का एग्जाम कंडक्ट करते हैं उसको बिल्कुल पारदर्शी रखनी चाहिए। राजनीति से दूर या तो इस देश की जनता बनाए तय करे, या नहीं तो एक रेगुलेटरी बॉडी जो न्यायाधीश भी हो, प्रबुद्ध लोग हो, वो तय करे। लेकिन जब नेता और कोई सरकार इसको तय करती है तो फिर संस्थाएं दिग्भ्रमित होती है, विचार मिटता है और निर्णय प्रभावित होता है। मैं बार बार फिर कह रहा हूं कि एक बार नहीं, चाहे वो राजू हो चाहे परमार हो, जिस पर विजिलेंस का केस चल रहा हो, एफआईआर लॉज हो, उसको बीपीएससी का चेयरमैन अनचेयरमैन बनाना ये कहाँ की समझदारी है। मुझे नहीं पता कि किस आधार पर इनको बनाया गया, कितने करोड़ों करोड़ रुपए की डील हुई, लेकिन मैं इतना जानता हूं बीपीएससी, एसएससी, यूपीएससी, जितनी बड़ी संस्थाएं इस देश में है, ये सब के सब सत्ता से जुड़ी हुई संस्था है और ये पैसा कमाने का एक कारखाना है जिसमें कोचिंग, नेता, माफिया और सेंटर चेयरमैन ये सब की मिली भगत है। कोचिंग की टीचर को जब कोई बच्चा, मैं आपसे पूछता हूं, आप बच्चों से, ये कौन है, कौन लोग हैं? क्या ये कोचिंग वाले पैसा नहीं लेते हैं? ये बिना सेटिंग के ये इनके यहां से बच्चा पास होता, आपको लगता है? आप ऐसा समझते हैं? आपसे मैं पूछता हूं कि क्या बिना किसी सेटिंग के बच्चे पास हो सकते हैं? उदाहरण मैं दूंगा, आप हमको बताइए ना। और जिन कोचिंग वाले को आप कभी हीरो मानने लगते हैं, ये तो आप ही करते हैं। ये सरकार को और मुख्यमंत्री विपक्ष को हीरो कौन मानता है? इन दोनों, कभी इंडिया की सरकार, कभी एनडीए की सरकार। इंडिया की सरकार में भी चाचा भतीजा क्या तब क्वेश्चन आउट नहीं हुए थे? क्या 90 से एक ही जिला नालंदा, क्या वहां से क्वेश्चन आउट लगातार नहीं हो रहे हैं? मेडिकल से लेकर के सारी क्वेश्चन एक ही शहर से, एक ही जिला से। सोना की चोरी हो, सुबोध राय डकैत बने तो उसी जिला से, और उसको पूरा संरक्षण प्राप्त हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, सत्ता का, क्योंकि सारे सोने की चोरी और डकैती का पैसा इन पदाधिकारियों के बीच बंदर बाट होता है। दारू का खेल हो चाहे जमीन माफियाओं का, सब के सब नालंदा हाजीपुर में भरे हुए हो, पटना में भरे हुए हो। और ऐसे लोगों को यूथ लोग आप अपना आइकॉन बनाते हैं। वो लगातार हर दल के नेता एग्जामिनेशन घोटाले वाले को चुनाव लड़वाते हैं, बालू माफिया को चुनाव लड़वाते हैं, फिर आप ऐसे नेताओं का ही समर्थन मांगते हैं। और एक बार यदि कोई नेता आपसे बात कर लिया, सत्ता में रहता है तो आपकी बात कोई सुनता नहीं है, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई एग्जामिनेशन कैंसिल करता है। पप्पू यादव कौन सी ऐसी लड़ाई है? जब 6,000 रुपया टीचर की तनख्वाह थी, शुरू कीजिए नियोजित संविदा, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे सदन में ममता आशा की किसी का सवाल हो, हम कॉमन इशू को छोड़ के हम कभी भी लोकसभा के भीतर दूसरा इशू नहीं उठाते। कल लोकसभा खत्म हुआ, कई बड़े विवादों के बीच से खत्म हुआ, वो बाद में आऊंगा। लेकिन आज मैं अपने छात्रों से और अपने गार्जियन से पूछना चाहता हूं, ये कोई 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात नहीं है। या मैं जानता हूं नीतीश जी एक ईमानदार आदमी है, लेकिन उनकी पूरी सिस्टम सड़ चुकी है। उनके पूरा मंत्रिमंडल बिना पेंदी के लौटा है। लगभग 10%, 2% मंत्रिमंडल को यदि मैं छोड़ दूं, जाति के आधार पर लोग मूल्यांकन करते हैं। जब उनके प्रवक्ता गाली देने लगते हैं, सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जब गठबंधन उधर जाता है तो बाप वो हो जाता है, गठबंधन इधर जाता है तो बाप बदल जाता है। ऐसे लोगों का धर्म दीन नहीं है जो अपना कैरेक्टर सियासत के आधार पर बदलता हो। विचार बदलना दिक्कत नहीं है, लेकिन जब व्यक्तिगत और निजी हमला कोई करता हो, इधर से उधर, उधर से इधर, तो मुझे तकलीफ होती है।
और मुझे लगता है कि जो यूथ लोग, छात्र लोग धरना पर बैठे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए वहां। मैं एयरपोर्ट से उतरा था और हम गए थे। एक बहरूपिया कोचिंग मास्टर, कोचिंग टीचर गुरु रहमान, वो, मैं उनके बारे में, किसी के निजी जिंदगी के बारे में या किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं, चाहे वो कोई दरोगा बनाने वाला बड़का खदान हो जाए, चाहे टीचर बनाने वाला, चाहे खान सर हो। सबसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, पारिवारिक रिश्ते भी हैं। मेरा बेटा डकैत हो जाए, गलत हो जाए, तो क्या मैं सपोर्ट कर दूं? मैं व्यक्तिगत रिश्ते की इज्जत करता हूं। जब कोई यूट्यूबर ओपिनियन बनाने लगता हो और गाली देने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम जब गए थे तो प्रवचन और भाषण चल रहा था, बच्चे हो कर रहे थे। बच्चे को लगा कि मैं भीड़ में आ गया। एयरपोर्ट से उतर के हमेशा पप्पू यादव आपके लिए लड़ना चाहता है। सदन में सबसे पहला दिन पप्पू यादव आपके मुद्दों को ही उठाया। लगातार मेरी बेटियों ने हमको कहा उठाने के लिए, हम उठाते रहे, लेकिन जब आप बिना किसी चीज के, जब आप खुद राजनीति करने लगते हैं और गणेश परिक्रमा करने लगते हैं कोचिंग माफियाओं की, तो पप्पू यादव के लिए आप बेटा तो हैं, भाई हैं। पप्पू यादव न्याय और सच्चाई के लिए तो लड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आपके अहंकार का शिकार हूं। आपका अहंकार चढ़ की बोलता है और आपको लगता है आप तोप खान है। तिथि के तरह आप आकाश टेक लीजिएगा। मुझे ना तो किसी माफियाओं का और ना पैसे वालों का, ना ताकतवर लोगों का कभी जरूरत नहीं है। मैं भीड़ तंत्र से राजनीति नहीं करता। मेरी लोकतांत्रिक मूल्यों में और मुद्दों पर आधारित, गरीबों पर आधारित काम करता हूं। जो युवा लोग, छात्र लोग अलग अलग गुट में दलालों के बीच बंधे हैं और वो दलाल आपका नेतृत्व करता है पैसे के लिए, और उसके साथ जब आप गणेश परिक्रमा करते हैं, हो करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। कभी कुछ लोग प्रभावित होकर के हो कर देना। मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूंगा। क्या कारण है जिन नेताओं को लगातार आप 40 सालों से मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और जब ये क्वेश्चन पेपर लीक और खत्म हो ही नहीं रहा है, देश में नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से इस पर कोई चर्चा करने को तैयार है ही नहीं। एसएससी पर कोई तैयार है ही नहीं। नेता का बेटा बेटी बिना पढ़े आईएएस बन रहा है। आप सब जानते हैं कैसे कॉपी लिखा गया, क्या हुआ, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी कोई नेता 2% भी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा? क्या उनके संपत्ति छीने गए? जब कोई नया डीजी या कोई आता है तो कहते हैं संपत्ति छीनेंगे। अरे डीजी साहब, नालंदा की संपत्ति छीनिए ना। बालू माफिया मंत्री बन गया सासाराम, आरा, बक्सर में। उस बालू माफिया की संपत्ति छीनिए ना। उनके पास क्या था? आप संपत्ति छीनिए ना। जिनको ये पार्टी बालू माफिया को टिकट देके जिताता है, उसकी अपराधियों की संपत्ति, नेताओं की संपत्ति, इन पदाधिकारियों की संपत्ति छीनिए ना, जिनके पास अकूट पैसे हैं। जो किशोर आनंद हो, चाहे अमृत प्रति है, चाहे कोई भी, आप जिनका बेटा बाहर जर्मनी में अन्य जगह कोचिंग लेने के लिए 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया का खर्च करता हो, आप इन लोगों को नहीं छीनिएगा, क्योंकि ये सरकार के सिरमौर है। ये लोगों ने संस्था को लूटा, बर्बाद किया। ऐसे कितने लोग हैं? आप से कौन डरने के लिए बैठा है? एक बार मैं नहीं कहा हूं, ये लोग बिल्कुल अय्यासी करता है। ये लोग विदेशों में जाकर के अपना बड़ा बड़ा घर लिए हुआ है। सबका मेरे पास सब कुछ है, मैं ओपन करूंगा। वक्त आने दीजिए बजट, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आपको लगता है पप्पू यादव किसी को छोड़ेगा? आप
इन माफियाओं की क्यों नहीं संपत्ति जब्त करते हो? इन कोचिंग वाले को पर रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाते हो? और मैं छात्र से पूछना चाहूंगा, आप पप्पू यादव से उम्मीद करते हो? आप कहते हो सरकार से बात करिए। यही विपक्ष कल सत्ता में थी। ये विपक्ष आपके लिए लड़ता कब है? लाठी कब खाता है? अपने पार्टी के नेता के लिए मरने की हिम्मत, अपने वर्कर के लिए मरने की हिम्मत तो इन लोगों के पास है नहीं। आपके लिए एक बार लाइव पर आकर के, सोशल मीडिया पर कोई आके ये बारूपिया बन के आप 2 मिनट में कमेंट पास करने लगते हैं। सदन में क्यों नहीं ये बात उठाता है? सदन क्यों चलने देता है विधानसभा? 90 एमएलए होने के बाद काहे? और आप अपने अपने नेता को घेर क्यों ले रहे हैं? क्यों धरना दे रहे हैं? क्यों क्षेत्र में आप अपने विधायक को नहीं घेरते हैं? क्यों प्रेशर नहीं बनाते अपने एमपी पर? आह्वान कीजिए कि लोगों घर ना घूमने दे क्षेत्र, काली चूना लगा, तब तो डरतीएगा मुझे नहीं लड़ना, और भी एग्जाम है, मुझे दीजिए धरना। कौन पूछने को बैठा हुआ है? देते रहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा हमको बताइए, आप कहते हैं री एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बीपीएससी में आया वो अधिकांश कोचिंग माफियाओं के प्रैक्टिस सेट से कैसे मैच करता है? कैसे? मैं छात्रों से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को तो बेनिफिट मिल जाता है वो उसके आके हो जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्रेड करते हैं। बाप रे बाप, मैं इस कोचिंग में, और उसकी फोटो लगा के ये कोचिंग माफिया करोड़ों अरबों कमाता है। काहे? क्यों बताइए? दूसरी बात, यह दर्शाता क्या है? अगर पैटर्न चेंज होगा तो केवल 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे मात्र, और नहीं चेंज हुआ तो 3,60,000 बच्चे प्रभावित होंगे। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले जहां एग्जामिनेशन हुआ उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एक कोचिंग के द्वारा प्रैक्टिस किया गया। क्या यह इत्तेफाक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखिए कमेंट। यदि मैं गलत हूं तो हमको कहिए मैं गलत हूं। यदि कोचिंग के प्रैक्टिस से क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो क्या वो बीपीएससी से मिले हुए नहीं है? यह सेंटर कौन तय करता है? यह क्यों सीसीटीवी फुटेज और वीडियो बाहर नहीं निकाल रहा है? जो एग्जाम हुआ कि वो बोले कि पेपर लीक आउट नहीं है। बच्चों को एग्जाम देने नहीं दिया गया, बाहर से लिखाए गए, भीतर लिखाए गए। बारे बा आशुतोष मिश्रा जी, हमेशा अहंकार में मत जिए। मैं दुनिया में कभी कोई अगवान भगवान धरती पर किसी से नहीं डरता। मैं दिल की बात किसी को खुश करने के लिए, और मैं जानता हूं जाति के जहर में पप्पू यादव को आप लोग कितना वोट देंगे। जाति में बटा हुआ देश, हिंदू मुसलमान में, संभल में, रोहिंग्या में बटा हुआ देश, हमको ज्ञान मत पढ़ाइए। आपके लिए मैं नहीं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भारत की खुशी के लिए। ज्ञान मत पढ़ाइएगा। मैं 90% बच्चे माध्यमिक निर्देशक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक बहुत दुख के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार सरकार पूरे बिहार में एक 10,000 अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी। 6 बार कार्य करने के बाद उन लोगों को हटा दिया गया।
लगभग 90% लोगों को 1 रुपया भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया। कंपनी और विभाग को मिली भगत से अरबों रुपये का घोटाला हुआ। बहुत सारे प्रमाण हैं। महोदय, अगर समय मिले तो एक बार आप हमको बताइए। बापू सभागार में 15 दिन पहले निजी संस्था द्वारा बीपीएससी टेस्ट आयोजन किया गया। क्या है ये, प्रयोग या संजोग? कविता शास्त्री लिखती है, गठबंधन के मुखिया मोदी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन कुछ नहीं है कविता जी, ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए 362 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव आयोग नौकर है और राष्ट्रपति कैबिनेट को एक्सिक्यूट करता है। ये 400 आता तो 1 नेशन नो इलेक्शन का खेल खेलता है। ये राष्ट्रपति प्रणाली लाता, ये राष्ट्रपति के द्वारा। आप हमको कविता जी बताइए, आप कैसे इसको सच्चाई बताइएगा? बिहार में चुनाव नहीं हुआ, यदि कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति यहीं से चलाएंगे? जिसकी सरकार होगी वही कंडक्ट करेगा, चुनाव नहीं होंगे। यदि केंद्र में सरकार नहीं बनी या कहीं गिर गया तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पैसे की बात ये करते हैं, पैसा तो सबसे ज्यादा ही लोग एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। 100 तो हेलीकॉप्टर होता है। ये लोग चोरी से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया में एक एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है। खैरात क्यों बांटते हैं ये 2000 2500? वाईफाई फ्री, चावल फ्री, फलना फ्री, रोक दीजिए, रोकिए। 15 दिन का चुनाव करिए और चुनाव आयोग को आप कुछ बजट दीजिए और 15 दिनों के अंदर 6 विधानसभा में 6 सभा करिए और 6 सभा में सबको बुलाइए, अपनी बात रखे। जनता जिसको वोट देना होगा देगा, लेकिन चुनाव कंडक्ट चुनाव आयोग कोई पैसे से हो, कोई प्रचार ना हो, करिए कम। एडवर्टाइजमेंट पर अरबों खरबों रुपया, ये टैक्स का पैसा नहीं है। ये 1 नेशन 1 भ्रष्टाचार मुक्त बात नहीं करेगा, 1 नेशन 1 एजुकेशन नहीं करेगा, 1 नेशन 1 जस्टिस 1 हेल्थ नहीं करेगा, 1 बिजली नहीं करेगा। लेकिन जो विविधताओं से भरा संविधान है, जो संघीय व्यवस्था है, मेरा हमारी डेमोक्रेसी है, पंचायती राज व्यवस्था है, उस पर बात नहीं। इसलिए कविता जी, ये उम्मीद मत करिए। आप एग्जामिनेशन के लिए 3T 1 2 की बात की है, मैं भी कह रहा हूं गलत हुआ। ये बीपीएससी 70th एग्जाम होना चाहिए। मैं कोई मसीहा तसिया नहीं हूं, मुझको मत लिखा करिए। मैं सेवक हूं, एक नौकर हूं और नौकर की तरह काम करता हूं। मैं आपको अपने से ज्यादा इज्जत और भगवान मानता हूं। कोई मसीहा, कोई मत, किसी को भगवान मत बनाइए। आप लोग कभी मोदी जी को, कभी नीतीश जी, कभी लालू साहब को बनाए हैं, बनाते रहिए, मुझे आपत्ति नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं आपका सेवक और नौकर बनकर के आपकी आवाज और आपके लिए जीना चाहता हूं। भ्रष्टाचार पर कोई नेता बात क्यों नहीं करता? क्यों कोई लड़ाई भ्रष्टाचार पे नहीं होती? आज 900 किसान मरने के बाद लगातार किसान मर रहे हैं, उस पर बात क्यों नहीं होती? इंजीनियर पिंटू, सभी एग्जाम रद्द हो। आप डोमिसाइल की बात करते हैं। तौसीफ आलम जी, चिलम पीने वाला, ये पीने वाला बोलने की जरूरत नहीं है। नेता होते ही ये गलत है और उन्हीं को आप ही लोग चुनते हैं, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर। मुद्दों पर कभी इस देश में राजनीति होती नहीं है, ये आप इसको समझ लीजिए। आप डिमोसाइल की बात लगातार कर रहे हैं। पूरा एग्जाम रद्द, 14,000 विद्यार्थी अभ्यर्थी की बात करते हैं। एग्जाम, जब एक जगह एग्जाम गलत है, निश्चित रूप से सभी जगह एग्जाम गलत होगा। अगर पेपर वीडियो को सार्वजनिक करें
मैं कौन आपका सुनने वाला है? री एग्जाम की बात मैं लगातार कर रहा हूं। एक स्थान का परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए। मैं सदन में भी उठा चुका हूं। मैं यह भी कह चुका हूं कि बच्चों को हर कीमत पर, हर परिस्थितियों में, मैं बार बार कहता हूं कि निश्चित रूप से बच्चों को मदद मिलनी चाहिए। लेकिन मुझे आश्चर्य लगता है कि भैया बच्चों के लिए चिंता किस बात को लेकर के? आप मुझे बताइए। वन टीचर वन रिजल्ट की भी बात आ रही है। ये बात तो मैं कई बार कह चुका हूं। मैं कई बार कहा हूं, एक बार नहीं। विशिष्ट शिक्षक नियमावली, बेरोजगारी, माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेश, +2 अतिथि शिक्षक का सेवा पुनर्बहाल, निर्देशक माध्यमिक शिक्षक पत्रांक 325 को निरस्त, ये सारे मुद्दे लगातार अतिथि शिक्षकों को कल्याण, 11 माह वाले खुशहाल परिवार बेरोजगार हो गए। ये कौन कर रहा है? अतिथि शिक्षकों का घर परिवार मत छीनो। अतिथि शिक्षकों का उम्र हो गया है, अब हमारा परिवार कहां जाए? बिहार और बिहारियों का अपमान क्यों? अतिथि शिक्षक चीख पुकार अनसुना मत करो। नौकरी जब आपने दिया तो मैं कहां जाऊं? मैं बार बार कहता हूं भैया, जो साथी हमारे हैं, संजीव सिंह और संजय सिंह, दोनों आपके यहां गए, सरकार में हैं, जिंदाबाद जरूर किए होंगे आप, वाहवाही भी लूटे होंगे। वो क्यों नहीं बहाल करा देते? ऐसे ही आपके तरीके से मैं असहमत हूं। उन लोगों को बोलिए जो सरकार में हैं, और जो विपक्ष में उनको कहिए कि आप 90-100 वाले विधायक हैं सब, आप आइए मेरे साथ धरना पर बैठिए। उनको कहिए इससे बड़ा मुद्दा भी है क्या? आज पूरे हर घर के बच्चे परेशान हैं। क्या कारण है कि हमारे हिंदुस्तान में 40 सालों से 50 सालों से पेपर लीक आउट हो रहा है और किसी नेता और सिस्टम को यह औकात नहीं है चैलेंज करने की? है पप्पू यादव को औकात? एक एग्जाम का पेपर लीक आउट हो गया, मैं सच कहता हूं, मैं भारत छोड़ दूंगा, मैं बिहार छोड़ दूंगा। 1 महीने में एग्जाम कंडक्ट होगा, दूसरा महीना रिजल्ट, तीसरे महीने में ज्वाइनिंग, कोई संविदा और नियोजित नहीं होगी। किसी भी आउटसोर्सिंग को मैं नहीं लगाऊंगा। सब माफिया, सब नेता और मंत्री को पैसा देते हैं। हर 1 साल के बाद ये आउटसोर्सिंग वाला बदलता है, वो पैसा देता है और हमारे बच्चों की जिंदगी खा जाता है। इन्हें नदी में फेंक देना चाहिए, इन्हें डुबा देना चाहिए। जो मेरे बच्चों को मारने पर मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने पर। बिहार के बच्चे आत्महत्या करते हैं, बोलता नहीं है। हम देश मेरा है, संघीय व्यवस्था में हम सबको चाहते हैं कि वो सब जगह जाए, बिहार भी जाए, बिहारी भी जाए, सब आए। लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा गरीब, पलायन, बेरोजगारी कहीं है तो वो है बिहार। सबसे ज्यादा देश में, दुनिया में क्वेश्चन पेपर लीक आउट करने वाला भारत। अरे छात्रों, आप कोचिंग माफियाओं से प्रभावित होते हैं, आप कोचिंग माफिया को हीरो बनाते हैं, आप महामंडित करते हैं, आप पैसे लुटेरे को आप अपना हीरो मानते हैं। क्यों? ऐसे लुटेरे को क्यों? ऐसे नेता को क्यों, जो 40 सालों में सत्ता में रहकर एक पेपर लीक आउट को नहीं रोक सकता, आरटीपीएस में बेईमानी को नहीं रोक सकता,
जो पेंशन नहीं बढ़ा सकता, जो बेरोजगारी भत्ता नहीं दे सकता, उससे आप उम्मीद करोगे? आप 6 महीने के लिए आप सत्ता बदलो, बदलो सत्ता। इतने बार आपने रिस्क लिया है। ये बहुरूपिया लोगों से बचो, ये जात वाले से बचो, और ये जो बालू, शराब, जमीन और पेपर लीक के माफियाओं को टिकट देते हैं, ऐसे लोगों से बचो। और एक एक एमपी और विधायक को ढुकने मत दो अपने क्षेत्र। पूरा मां बहन को सड़कों पर उतारो, एक बड़ी क्रांति की तैयारी करो। धरना से कुछ नहीं होगा, पेपर लीक आउट होता रहेगा। कोचिंग माफिया अपना पूरा का पूरा बीपीएससी को और सेंटर को मिलाकर अपना पैसा कमाता रहेगा। पैसे वाले नौकरी पाते रहेंगे और मिडिल क्लास गरीब का बच्चा किसी भी जाति का वो आत्महत्या करता रहेगा। फिर मैं कहूंगा, ज्ञान मत दीजिए, मुझे राजनीति नहीं आती, गाली मत दीजिए, सलाह दीजिए। यूट्यूबर के बड़े बड़े क्रांतिकारी से कहूंगा, आप बड़े लोग हैं, हमें एमपी में हरा दीजिए, हमें राजनीति से भगा दीजिए। हम गलत हैं तो हमें अपने बड़ी लकीर खींच के हटा दीजिए। आप गाली गलौज मत कीजिए। मैं एक एक जाति के बच्चों से कहूंगा कि जाति के आधार पर नफरत मत कीजिए। पटना का बाढ़ और कोरोना और हर घटना को और सदन में पप्पू यादव की आवाज को सुनिए। मैं आपकी बात करता हूं कि जात की, हिंदू मुसलमान की। सदन को देखिए, सदन को अखाड़ा बना दिया। अखाड़ा, दिल से कहता हूं, इतनी गंदी राजनीति मैं 7 बार संसदीय जीवन में नहीं देखा। सत्ता पक्ष इस तरह, सदन में राहुल गांधी अकेले थे, मैं लेके आया, मैं बुलाया, हालचाल पूछने गए। कुछ एमपी ने जिस तरीके से गाली दी, जिस राहुल गांधी ने अपने पिता के हत्यारे को माफ कर दिया हो, जिस राहुल गांधी के शब्द से कभी तुम भी ना निकला हो, जो कितनी कुर्बानी और शहादत देखी हो, जिस पार्टी ने नाथूराम गोडसे के अलावे कभी गांधी का सम्मान न किया, कभी आरक्षण का, युवाओं का सम्मान न किया, जिस पार्टी के नेताओं को बच्चों की रोजगार और रेलवे और बैंकिंग की वैकेंसी निकालने की ताकत ना हो, नौकरी 2 करोड़ और 2 लाख भी देने की ताकत ना हो। नोटबंदी के बाद एक बार चर्चा नहीं, ब्लैक मनी पे चर्चा नहीं, पुलवामा पे चर्चा नहीं, 15 लाख पे चर्चा नहीं, पेपर लीक पे चर्चा नहीं, एमएसपी पे चर्चा नहीं, जाली नोट पे चर्चा नहीं, जीएसटी पे चर्चा नहीं, मजदूर पे चर्चा नहीं, युवाओं पे चर्चा नहीं। बस 24 घंटा अंग्रेज की तरह फूट डालो, शासन करो। 24 घंटा हरियाणा जाओ तो जाट को गरियाओ, पंजाब जाओ तो सिख को गरियाओ, महाराष्ट्र जाओ तो मराठी को गरियाओ, मणिपुर जाओ तो 2 समुदाय के बच्चियों का सामूहिक बलात्कार, मर्डर पे मर्डर 1.5 सालों से। बिहार यूपी आओ तो जादव को गरियाओ, कहीं जाओ तो आदिवासी को गरियाओ। इनकी फितरत नफरत पैदा करनी, हमेशा झूठ, हमेशा मुद्दों को भटकाना, हमेशा अंबेडकर के संविधान को दरकिनार करना। आपकी बात कौन करता है? सदन में कभी बीजेपी वाले या किसी के मुंह से आपने सुना क्वेश्चन पेपर लीक आउट? हम गाली सुनते और ज्ञान भी आप ही की सुने। आशुतोष जी, मुझे राजनीति नहीं करने आती। राजनीति करने आती
तो हम आज यहां नहीं होते। मैं जानता हूं विधानसभा का चुनाव समय के पहले होगा। मैं यह भी जानता हूं कि बीजेपी ने सिंधु और अजीत पवार तैयार कर लिए, तैयार कर ली। जो पहले सीएम थे हो गया है। नीतीश कुमार जी को मारने की तैयारी पूरी। चुनाव पहले होंगे, आपके मुद्दे गौन हो जाएंगे। हाथ जोड़ता हूं, पैर पकड़ता हूं, जो 40 सालों से क्वेश्चन पेपर लीक आउट को और आम आदमी, आम बच्चों की जिंदगी की बात ना किया हो, जो बेरोजगारी की बात करता है, उससे पूछो अपने विभाग में कितना रोजगार दी। उनसे पूछो पेपर लीक आउट कब से हो रहा है, कौन था नालंदा का वो जनक, कौन कौन लोग इन लोगों से पैसे खाते हैं, कब से शुरू हुई। और ऐसे लोग भी रहनुमाई की बात करें जो भ्रष्टाचार को नहीं रोक सके, जो हमारे बच्चों के भविष्य की रक्षा ना करे, जो बिहार की गरीबी पर बात ना करे, जो सोशल मीडिया को खरीद के मार्केटिंग करता हो। पूछो उससे, एक बार रुपया गया था उस गंदे लोग से, ब्लैकमेलर से, ब्लैकमेलिंग करता है सबसे। पूछो वही जो लोग उसके साथ आईएएस आईपीएस हैं, लूट के गए हैं आपसे, कहां से पैसा आता है, इतने पैसे कहां से लाते हैं सोशल मीडिया पर एडवर्टाइजमेंट देने के लिए, बाप के घर से लोग आते हैं। पूछो आपकी बात क्यों नहीं करता। अंत में मैं एक बात कहना चाहूंगा, सारे एमएलए एमपी को भेजिए गांव में और विपक्ष को बोलिए आपके साथ बैठे, है हिम्मत मुझे दूर रखिए, मैं नंगा तार हूं, मैं आपके पास आऊंगा तो ये लोग नहीं आएंगे। यही लोग फैसला करें, आप उसी की मदद करिए, लेकिन जस्टिस हो, पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो और हम देश के बच्चों की बात करेंगे, लेकिन बिहार के बच्चों पर 85 और 15% आप बाहर के बच्चों को दीजिए, मैं स्वागत करूंगा, लेकिन 85 डोमिसाइल को लागू करिए। हम इसके लिए लड़ेंगे और जिस दिन हमारी सरकार में भागीदारी होगी, पप्पू यादव वादा करता है आपको 3 महीने के अंदर नौकरी, एग्जाम शीशे के घर में, कोचिंग माफिया का इंटरफेरेंस बंद, रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे, कोचिंग हम तैयार करेंगे, कोचिंग हम देंगे, गरीब के बच्चों को फ्री, 1 रुपया नहीं लगेगा, कोचिंग माफिया पर नियम कानून से चलवाएंगे, चोरी नहीं होने देंगे, नियोजित संविदा मिटा देंगे, डोमिसाइल लागू करेंगे, और ये नहीं कर पाए तो साल भर के अंदर राजनीति छोड़ के चले जाएंगे। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।